चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, इस चैप्टर में कल हम एक टॉपिक देख रहे थे जिसका नाम था कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। कि जब भी बिजनेस के ऑनर को कैपिटल की ज़रूर हो, पैसों की ज़रूर हो ना, तो वो कहाँ कहाँ से पैसे कलेक्ट कर सकता है, वो पूरा स्ट्रक्चर, वो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। कि जैसे बिजनेस में जितने भी रुपए की ज़रूर हो, थोड़े रुपए जो है वो इक्विटी शेयर से कलेक्ट किए, थोड़े प्रेफरेंस शेयर से कलेक्ट किए, थोड़े डिबेंचर से, थोड़ी बैंक लोन ली, थोड़े अपने पैसे लगाए, तो ये सभी जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना, कैपिटल अरेंज करने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो वो समझो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाया। बराबर। अब आज उसमें एक नया टॉपिक देखना है जो है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कि इन कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। फैक्टर्स का इफ़ेक्ट करना मतलब कि आपको कितना कैपिटल कहाँ से किस तरह से चाहिए, तो इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है वो हमें देखना है। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें जनरली दो तरह के फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिन दोनों के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं वो अब हम लोग एक एक करके देखें। कि जिनमें सबसे पहले देखें इंटरनल फैक्टर्स, कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर के कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है टाइप ऑफ बिजनेस। बराबर। कैपिटल के ऊपर सबसे पहले टाइप ऑफ बिजनेस ही इफेक्ट करता है कि आप कैसा बिजनेस कर रहे हो। एक सीधी और सिंपल बात है कि अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, मतलब छोटी सी अगर शॉप चला रहे हो, तो आपको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूर नहीं है। बराबर ना, ज़्यादा कैपिटल नहीं ज़रूर है उसमें। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो, बराबर ना, कि अगर कोई फैक्ट्री आप लोग रन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कैपिटल की भी ज़्यादा ज़रूर है। बराबर ना। इन फैक्टर्स में यही देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है कि जिसकी वजह से हमें कैपिटल ज़्यादा या कम चाहिए। तो ये टाइप ऑफ बिजनेस कहलाया ना, कि अगर आप लोग जो है वो कोई जैसा बिजनेस कर रहे हो, नॉर्मल अगर कहीं से परचेस करके खाली सेल करना है, ऐसा आपका बिजनेस है, तो आपको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूर नहीं है। हाँ, उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, कोई फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूर नहीं है। बराबर। कि आपको कोई मशीन नहीं खरीदनी है, कोई बड़ी सी लैंड बिल्डिंग नहीं खरीदनी है, क्योंकि आप कहीं से परचेस कर रहे हो और डायरेक्ट सेल कर रहे हो। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो, मतलब कि खुद जो है वो कोई अपना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, है कि नहीं। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको बड़ी बड़ी मशीन खरीदनी होगी, फैक्ट्री शुरू करनी होगी, बराबर। तो फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए ना उसके हिसाब से। तो ये टाइप ऑफ बिजनेस इफेक्ट करता है। यहाँ दूसरा आता है साइज़ ऑफ बिजनेस। साइज़ ऑफ बिजनेस भी वैसे ही, कि जैसे पहले बताया कि अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल की इतनी ज़्यादा ज़रूर नहीं होगी। ठीक है ना, थोड़े से पैसों में भी काम चल जाएगा अगर छोटा सा बिजनेस कर रहे हो। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस आप लोग कर रहे हो, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए एंड फिक्स कैपिटल भी उसमें ज़्यादा चाहिए होगी, है कि नहीं। बराबर। इसके बाद साइज़ के बाद दूसरा इफेक्ट करता है, वो आता है एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम, देखो जनरली बिजनेस की इनकम तो फिक्स नहीं होती, बराबर ना। उसके लिए तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि भाई मुझे फिक्स इतनी इनकम मिलेगी ही मिलेगी। बिजनेस में तो कभी भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, कि भाई मैंने सोचा हो मेरी महीने की इनकम इतनी होगी, लेकिन क्या पता कुछ चेंजेस आ जाए और मेरी इनकम उतनी हो ही नहीं, बराबर। लेकिन फिर भी परफेक्ट प्लानिंग करके हम लोग उसी में यही देखते हैं कि अगर परफेक्ट प्लानिंग की जाए, तो बिज़नेस में आप लोगों को एक सही और अच्छी इनकम भी मिल सकती है, बराबर ना। उस इनकम का एक अच्छा खासा एस्टिमेशन भी आप लोग लगा सकते हो कि नहीं, अगर मैं इस तरह से का काम करूँगा ना, तो महीने की इतनी पगार तो मुझे फिक्स मिलेगी ही मिलेगी, है ना, या इतनी इनकम तो मुझे फिक्स मिलेगी ही मिलेगी, बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग कि आपको इनकम का कितना एस्टिमेशन लगाना है, कि अगर सपोज़ मुझे महीने की बहुत बड़ी इनकम चाहिए, तो उसके हिसाब से पहले मुझे कैपिटल भी बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा। सही बात है ना, कैपिटल भी तो पहले बहुत बड़ा चाहिए ना।
और अगर ठीक है कि भाई जितनी इनकम हुई मैं उसमें खुश हूँ, कि अगर थोड़ी सी इनकम होगी तो भी चलेगा, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा कैपिटल लगाओगे तो भी चलेगा, है कि नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर पे यही चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है ना, इनकम। अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए तो पहले आपको कैपिटल भी बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, बराबर। कि आप 10,000 से बिज़नेस शुरू कर रहे हो और इच्छा रखते हो कि भाई मुझे जो है वो 10 लाख की इनकम चाहिए, तो ऑन द स्पॉट पॉसिबल नहीं है। शायद हो सकता है फ्यूचर में वो पॉसिबल हो, बराबर। लेकिन हाँ, अगर आप जो है वो 5 लाख रुपए लगा रहे हो कैपिटल, और उसके सामने इच्छा रखते हो कि भाई मुझे 10 लाख का इनकम चाहिए, तो वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपका कैपिटल ज़्यादा है तो इनकम भी ज़्यादा हो सकती है, बराबर ना। तो आपको कैसी कैपिटल सॉरी कैसी इनकम चाहिए, उसके उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। या दूसरा, नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट्स। दूसरा ये कि आपको जो है वो कौन कौन से एसेट्स की बिजनेस में ज़रूर है, तो इसके ऊपर भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड होता है, बराबर ना। इसके अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। कि अगर आपका कोई, जैसे पहले भी बताया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कि अगर आप कोई अपने गुड्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको बड़ी बड़ी मशीनरीज चाहिए, ठीक है ना भाई। फैक्ट्री के लिए बड़ी सी ज़मीन चाहिए, लैंड बिल्डिंग चाहिए, है कि नहीं। तो मतलब कि आपको एसेट की ज़्यादा ज़रूर है। अगर एसेट की ज़्यादा ज़रूर है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा। और जहाँ पर आप कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, जैसे पता है कोई जनरली होते हैं वो बिज़नेस करने वाले जो सिर्फ मनी रिलेटेड बिजनेस करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी बार अपनी सिटी के आसपास, अपने आसपास ही ऐसी कोई शॉप देखी होगी कि जहाँ पर पता है बाहर वो ऐसा लिखा हुआ होता है कि व्याजे नाणा आपवामा आवसे, कि भाई ब्याज पर पैसे दिए जाएंगे। देखी होगी शायद आप लोगों ने शॉप ना, आसपास ऐसे लिखी हुई होगी। अब आपको पता है वो ब्याज पे पैसे देते हैं, बैंक की तरह आपको लोन देते हैं। वो ये उनका बिजनेस है, ठीक है, ये उनका एक तरह का बिजनेस है। अब वो बिज़नेस में उनका लाखों का, करोड़ों का टर्नओवर रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें कैपिटल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें एसेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें मशीनरी लगाना, बड़ी बड़ी जो है वो फैक्ट्रीज़ बनाना, ये उन्हें ज़रूर है नहीं। एक छोटी सी ऑफिस में बैठकर भी वो काम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको कौन से एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से कैपिटल डिसाइड होता है। कि अगर आपको एसेट्स ज़्यादा चाहिए तो कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा, अगर आपको एसेट्स कम चाहिए तो मतलब कैपिटल भी कम चाहिए होगा, बराबर। दूसरा आता है एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, ये खास सुनना। दूसरा आता है एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स। पता है ना, आज के टाइम में कंपनी का पूरा मैनेजमेंट ऑलमोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पता है ना, उनके हाथ में होता है कंपनी का मैनेजमेंट। तो अगर जो है वो डायरेक्टर्स ऐसा कहते हैं कि नहीं, हमें हमारे बिज़नेस को और ज़्यादा डेवलप करना है, और ज़्यादा पैसों की ज़रूर है, बराबर, कि और जल्दी से जो है वो हम लोग अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, तो अगर उनका एटीट्यूड ऐसा है तो उसके लिए फिर हमें कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन जब अगर डायरेक्टर्स ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं, भले धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक ही झटके में ऊपर नहीं चढ़ना है, कि भाई जितना हो सके उतने कम कैपिटल लगाकर हम लोग प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर डायरेक्टर ऐसा सोचते हैं तो फिर हमें कैपिटल भी कम चाहिए, बराबर ना। तो डायरेक्टर्स का एटीट्यूड भी इफ़ेक्ट करता है कि वो किस तरह की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। कि अगर उनकी प्लानिंग जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ने की है, कि भाई मुझे तो ऑन द स्पॉट इतना प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए फिर कैपिटल भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बराबर। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है ना। एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर के बाद दूसरा आता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये तो सबसे खास इफेक्ट करती है कैपिटल के ऊपर, कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितना है। सबसे पहले कि आप लोगों को आपके बिजनेस में नीड कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है कैपिटल अरेंज करोगे ना, कि आपके बिजनेस की नीड कितनी है। नीड मतलब कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपका जो है वो सबसे पहले तो गोल क्या है, कि आपको एक साल में कितना काम पूरा करना है, किस हिसाब से काम पूरा करना है। बिज़नेस को बढ़ाना है ऑन द स्पॉट, कि भाई चलो ठीक है आगे फिर फ्यूचर में सोचेंगे। तो आपकी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होगा ना। कि अगर आपकी अभी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि नहीं, मुझे तो बिज़नेस को ऑन द स्पॉट इंक्रीज़ करना है, जो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखा,
और अगर आपकी ये इच्छा होती हो कि नहीं अभी के अभी जो है वो बिज़नेस को इंक्रीज़ करेंगे, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना, सबको ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई कंपनी के जो वर्कर्स हैं उन्हें भी इस साल दिवाली पे बहुत बड़ा बोनस देंगे, तो अगर आप इस तरह की रिक्वायरमेंट रखते हो तो उसके लिए आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, उसके लिए आपको पैसे भी ज़्यादा चाहिए। सही बात है ना। लेकिन लेकिन उसके अपोजिट कि अगर आप लोग जो है वो अपने बिजनेस को स्लो में चलाना चाहते हो कि चलो ठीक है इस साल जो है वो कोई इतना बड़ा प्लान नहीं है मेरा, वर्कर्स को भी नॉर्मल हम लोग क्या कहते हैं बोनस देंगे, शेयर होल्डर्स को भी थोड़ा सा ही इंटरेस्ट दे देंगे, चलेगा। तो इस तरह से अगर नॉर्मल आप लोग चला रहे हो तो उसके लिए आपको कैपिटल की भी कम ज़रूर पड़ेगी, बराबर। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ड्यूरेशन मतलब क्या कि देखो जनरली हम पहले से ही हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि कैपिटल दो तरह का ना, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। तो आपको फिक्स कैपिटल अगर ज़्यादा चाहिए हो ना, फिक्स कैपिटल में पता है ड्यूरेशन बड़ी होती है। ड्यूरेशन मतलब कि एक बार हमने कैपिटल लगाया, फिक्स कैपिटल अगर हमने लगाया है तो उसका रिटर्न ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है कि नहीं। कि जैसे मैंने एक मशीनरी खरीदी, 5 लाख की एक मशीन खरीदी है मैंने, तो क्या वो 5 लाख रुपए तो मेरे वहाँ पर समझो जमा हो गया ना, ठीक है ना, वो तो रिजर्व हो गया ना, फिक्स हो गया, मतलब कि वो 5 लाख रुपए मुझे ऑन द स्पॉट रिटर्न मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो इस तरह से आपको कितने ड्यूरेशन के लिए कैपिटल चाहिए ये भी इफ़ेक्ट करता है। कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल ज़्यादा चाहिए, मतलब फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी वैसा बनाना पड़ेगा। तो फिर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में पता है ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ना, बराबर ना। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए तो जैसे जनरली डिबेंचर के थ्रू मिलता है कि हाँ भाई वर्किंग कैपिटल मतलब रोज़ रोज़ की कैपिटल, और वो डिबेंचर्स के थ्रू आप लोग आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है तो वो ये ड्यूरेशन भी इफ़ेक्ट करती है, बराबर ना। कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा बनेगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनेगा, बराबर। आई ना बात समझ में। तो ये सब हुआ हमारे इंटरनल फैक्टर्स, बिजनेस के अंदर की ये सब बातें जो कैपिटल के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अब उसके बाद आता है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स? एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बिजनेस के बाहर की बातें, बिजनेस के बाहर की कुछ ऐसी चीज़ें जो बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो बाहर की कौन कौन सी बातें, जिनमें सबसे पहला आता है कंडीशन ऑफ बूम डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट। कंडीशन ऑफ बूम एंड डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट। तो देखो बूम एंड डिप्रेशन मतलब क्या, वो कहलाता है तेजी और मंदी। कि भाई आपके आसपास फ़िलहाल कैसी तेजी और मंदी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको कैपिटल की ज़रूर पड़ती है, बराबर ना। कि आपको कैपिटल की ज़रूर उसमें पड़ती है। अब देखो सिंपल सी बात अगर देखें ना, सिंपल से अगर जो है वो थियरी समझें तो वो ये कहता है कि जब जो है वो बूम की कंडीशन हो, बूम की कंडीशन मतलब कि जब तेज़ी हो, तो जब तेज़ी चलती है ना तो सब लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, सब लोग आपके इक्विटी शेयर्स भी खरीदेंगे लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए डिबेंचर भी खरीदेंगे, बराबर ना। जब तेज़ी का समय हो, तो जब ऐसा तेज़ी का समय होता है, बूम कंडीशन होती है, तो सब लोग आपके पास इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा तैयार होता है, बराबर। आपको अपने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको इक्विटी शेयर डिबेंचर्स उनके थ्रू आसानी से पैसे मिल जाते हैं जब बूम की कंडीशन हो। लेकिन जब डिप्रेशन की कंडीशन हो ना, जब मंदी चल रही हो, तो इसका उल्टा, मंदी के वक्त कोई भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा, बराबर, क्योंकि उनके पास खुद के पास ही पैसे नहीं होंगे, तो आपके बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। या अगर करेंगे भी तो इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो कोई भी इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो किस में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्ट करेंगे डिबेंचर्स में जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया तो, बराबर। मंदी के समय में बाहर के लोग आपके बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और उस वक्त आपको अपना कैपिटल लगाना पड़ेगा, अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, बराबर।
तो मार्केट में फ़िलहाल कैसी कंडीशन चल रही है तो उसके हिसाब से भी तो आपका कैपिटल डिसाइड होता है ना, बराबर। कि अगर तेज़ी चल रही हो मार्केट में, बूम कंडीशन, तो आपका कैपिटल वैसे डिसाइड होगा कि हाँ भाई बाहर से आसानी से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर डिप्रेशन की कंडीशन चल रही है, मतलब कि अगर मंदी चल रही है, तो आपका कैपिटल उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि हमें अपने पैसे थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, बाहर से थोड़े कम पैसे मिलेंगे। सही बात क्या नहीं? ऐसा ही होता है ना फिर। और दूसरा दूसरा फैक्टर जैसे इफेक्ट करता है वो आता है प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट। पता है ये भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि कैपिटल मार्केट में फ़िलहाल प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि भाई हर एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट दे रही है, बराबर ना। कि देखो जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरी कंपनी है, भाई मेरी एक कंपनी चल रही है और मेरे अपोजिट कोई दूसरी कंपनी है, मैंने भी इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, सामने वाले ने भी इक्विटी शेयर डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, मेरी तरह ही भाई मैंने भी इक्विटी शेयर और डिबेंचर इश्यू किए, सामने वाले ने भी। अब जो सामने वाली कंपनी है, वो सामने वाली कंपनी जो है वो अपने इक्विटी शेयर डिबेंचर्स के ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही है, समझो 10-15% इंटरेस्ट वो दे रही है ना, वो सामने वाली कंपनी। और उसके सामने मैं अगर ऐसा कहूँ कि भाई मैं सिर्फ जो है वो 5 या 7% ही इंटरेस्ट दूंगा, 10-15% नहीं, तो कोई भी मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा? इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना। सब लोग सीधा मना ही करेंगे ना कि भाई आप तो सिर्फ 5-7% इंटरेस्ट दे रहे हो, आपके सामने वाली कंपनी 15% इंटरेस्ट दे रही है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करें ना, है कि नहीं। तो देखो ये भी चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि अगर आप जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करोगे ना, कि अगर सामने वाली कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 15% इंटरेस्ट दे रही है और अगर आप 17% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो लोग आप में इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, बराबर ना, आपकी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब कि आपको पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं, आपको कैपिटल ज़्यादा मिल जाएगा ना। इन्वेस्ट करेंगे मतलब हमें कैपिटल ज़्यादा मिलेगा ना। फिर बात आ रही है ना समझ में। देखो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कंपनी का बर्डन कहलाया है, तो एक तरह का बर्डन। लेकिन कैसे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कि अगर आप इंटरेस्ट ज़्यादा दोगे तो इसका मतलब सामने से आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा मिलेगा, आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, बराबर। और अगर इंटरेस्ट आप कम देने वाले हो तो फिर आपको पैसे भी कम मिलेंगे। सीधी सिंपल बात है कि नहीं। तो इसीलिए ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि फ़िलहाल कहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका कैपिटल डिसाइड होता है, ठीक है ना। कि अगर आसपास की कंपनियां जितना इंटरेस्ट दे रही है उतना इंटरेस्ट अगर आप नहीं दोगे तो फिर आपको कैपिटल मिलेगा नहीं, कोई भी आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और अगर आपने उससे ज़्यादा इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया तो आपको फिर पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, बराबर ना, तो आपको अच्छा खासा कैपिटल मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आती है, दूसरा फैक्टर वो आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस ऑफ इश्यूइंग सिक्योरिटीज़। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस ये भी एक आता है कि कैपिटल एक्सपेंस का कितना खर्चा होता है। हमने कल भी ये समझा था कि आप लोग जो है वो कोई भी जब शेयर्स या डिबेंचर्स मार्केट में इशू करते हो ना, तो उसका कुछ कॉस्ट लगता है, ठीक है। कि ये जो कॉस्ट लगता है ना, अगर ये कॉस्ट जितना ज़्यादा होगा तो मतलब समझो कि आपका खर्चा उतना ज़्यादा बढ़ेगा और आपका कैपिटल उतना कम होता जाएगा, बराबर। कि जैसे मेरी कंपनी है और मैं मार्केट में शेयर इश्यू कर रहा हूँ, तो मुझे मार्केट में जो है उसकी कमीशन देनी पड़ेगी, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, कुछ फ़ीस होती है वो फ़ीस देनी पड़ेगी। तो अगर ये सब खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब मुझे जितना कैपिटल मिल रहा है उसमें काफ़ी सारा तो मेरा खर्चा चला जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब कि अगर उस खर्चे को मुझे पूरा करना है, कवर अप करना है, तो मुझे कैपिटल की भी ज़्यादा नीड होगी, बराबर ना, कैपिटल भी मुझे ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर ये कॉस्ट कम हुआ, समझो फ़ीस कम है या तो फिर जो ब्रोकरेज वगैरह कमीशन वगैरह देनी पड़ती है वो भी कम है, तो इसका मतलब कि मैं आसानी से ज़्यादा शेयर बाहर इश्यू कर सकता हूँ और अपना कैपिटल अरेंज कर सकता हूँ, है कि नहीं।
सीधी बात है ना कि अगर मुझे कमीशन और ब्रोकरेज ज़्यादा देनी पड़ती होगी तो मैं शेयर मार्केट में इतने शेयर रखूँगा ही नहीं, ठीक है ना। इतने शेयर में इश्यू ही नहीं करूँगा कि यार जितने ज़्यादा शेयर इश्यू कर रहा हूँ उतना ज़्यादा तो मुझे क्या कहते हैं कि भाई कमीशन देनी पड़ जाती है, तो इससे अच्छा मैं शेयर रखूँ ही नहीं, बराबर। और अगर कमीशन और ये कम हुआ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वो वहाँ पर इश्यू करूँगा। समझ आ रही है ना बात। तो एक ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस ये भी इफ़ेक्ट करता है। दूसरा आता है लीगल रेस्ट्रिक्शन। लीगल रेस्ट्रिक्शन भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट करता है। लीगल रेस्ट्रिक्शन मतलब कि भाई गवर्नमेंट के रूल्स कैसे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के रूल्स कि आप कितने शेयर इश्यू कर सकते हो, कितने नहीं। इसके बाद जब शेयर मार्केट में आप शेयर इश्यू करते हो तो उसमें सेबी के रूल्स आते हैं। सेबी पता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी कहलाता है, तो उसके रूल्स भी आते हैं। उसके रूल्स भी सब फॉलो करने पड़ते हैं। या इनके अलावा आरबीआई के रूल्स मतलब कि भाई जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स। तो इन सब के रूल्स अगर ज़्यादा हुए ना, मतलब रेस्ट्रिक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो मैं मार्केट में अपने ज़्यादा शेयर इश्यू नहीं कर पाऊँगा और मुझे कैपिटल भी ज़्यादा मिलेगा नहीं। और अगर समझो ये सब ने सेबी है, आरबीआई है या गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हैं, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फिर अगर रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं है तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में इशू करके ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट कर सकता हूँ, बराबर ना। फिर लीगल रेस्ट्रिक्शन के बाद आता है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज़, ठीक है ना। टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज़ मतलब कि अगर जो भी हम लोग इक्विटी शेयर या डिबेंचर वगैरह इशू करते हैं तो उसके भी तो कुछ टैक्स हमें गवर्नमेंट को भरना पड़ता है ना। गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के ऊपर टैक्स लेती है कि नहीं। तो ये जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है ना, ये जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है कि सपोज़ अगर मैं अपने डिबेंचर इशू कर रहा हूँ तो मैं जब डिबेंचर इशू करूँगा शेयर मार्केट में तो लोग मेरे डिबेंचर्स खरीदेंगे और मुझे कैपिटल मिलेगा। लेकिन उस कैपिटल के ऊपर मुझे कुछ परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो अगर ये टैक्स ज़्यादा हुआ ना, अगर ये टैक्स ज़्यादा हुआ तो मुझे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि भाई मैं लोगों से पैसे भी ज़्यादा ले लूँ कि जिससे मुझे वहाँ गवर्नमेंट को पूरा टैक्स भी देना पड़े, बराबर ना। तो वो मेरे कैपिटल पे इफ़ेक्ट करता है ना कि अगर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब जो मैं डिबेंचर होल्डर को जो क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट दूंगा ना, डिविडेंड दूंगा ना, वो डिविडेंड कम दे दूंगा, बराबर ना। उन्हें डिविडेंड कम दे दूंगा, क्यों? क्योंकि भाई मुझे जो है वो वहाँ पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो एक जगह अगर मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे तो दूसरी जगह से मैं पैसे कम कर दूंगा ना। ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है ना, बराबर ना। इनके बाद दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखो कितनी बार कितनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। वो हमें श्योरिटी देते हैं कि अगर जो है वो बाहर पब्लिक आपके शेयर्स नहीं खरीदेगी ना तो हम आपके शेयर खरीद लेंगे, बराबर। ऐसी कितनी सारी कंपनियां हैं जो हमें ऐसी श्योरिटीज़ देती है कि भाई पहले आप पब्लिक में शेयर इश्यू करो, अगर पब्लिक आपके शेयर नहीं खरीदेगी तो हम खरीद लेंगे। तो देखो उसके हिसाब से भी जो है वो हर एक बिजनेसमैन अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करता है कि अगर सपोज़ मेरी कंपनी है और भाई मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मिल गया, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर मुझे मिल गया कि हाँ भाई आप चिंता मत करो कि आपको जितने भी पैसे चाहिए हम आपको पैसे दे देंगे, अगर ऐसा कोई इन्वेस्टर मुझे मिल जाता है तो मैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर भी बढ़ा सकता हूँ ना, बराबर ना। कि पब्लिक से पैसे मिले कि ना मिले, ये जो इन्वेस्टर है, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो मुझे पैसे ज़रूर देंगे। सही बात कि नहीं, ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है ना। और जबकि अगर कोई बैंक, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी अगर मुझे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, मुझे टोटली अगर पब्लिक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि पब्लिक ने जितने शेयर खरीदे उतने ही पैसे मुझे मिलेंगे, तो वो भी मेरे कैपिटल पे इफ़ेक्ट करेगा। सही बात कि नहीं, ये सब चीज़ें कैपिटल पे इफ़ेक्ट करती है ना। दूसरा आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे यहाँ के इंस्टीट्यूशनल वैसे ही फॉरेन। तो कितनी सारी बाहर की कंपनियां हैं, कितनी सारी बाहर की कंपनियां हैं जो इंडिया में आकर अलग अलग कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं।
अगर सपोज़ कोई बाहर की, कोई ब्रिटेन की, कोई अमेरिका की कोई कंपनी है जो यहाँ पे आकर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो पता है वो पूरा इन्वेस्टमेंट अगर वो कर रही है तो पब्लिक से पैसे नहीं मिलेंगे ना मुझे, तो भी एक बार चल जाएगा। ठीक है ना, कि भाई शेयर के थ्रू पब्लिक से अगर पैसे नहीं मिले तो भी चल जाएगा, क्या भाई जो बाहर की कंपनियां हैं वो मुझे इन्वेस्ट कर रही है, बराबर। तो इसकी वजह से पता है गवर्नमेंट के टैक्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जो शेयर मार्केट में मुझे टैक्स भरना पड़ता है या फिर जो कमीशन ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली मुझे ऐसे इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही पैसे मिल जाते हैं। सही बात कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हमारे कैपिटल के ऊपर इफ़ेक्ट करती है ना, बराबर ना। कोई भी बिजनेसमैन ओवरऑल जो है वो कंक्लूजन यही है कि कोई भी बिजनेसमैन जब भी अपना कैपिटल तैयार करता है ना, तो पहले ये सब चीज़ें चेक करता है कि अगर हाँ बाहर से फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही है तो मुझे कैपिटल भी अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ अच्छी खासी नहीं मिल रही है बाहर से, टोटली खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, तो वो बिजनेसमैन का कैपिटल भी तो वैसा ही तैयार होगा ना। ठीक है ना। तो ये सब फैक्टर्स आज हमने देखे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो हमारे बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, बराबर। और आज जैसे हमने ये टॉपिक देखे ना, अब इनके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।